40% केसेस में जो है ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं वुमेन नेचुरली। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके फैलाव को भी, इस मरज़ के फैलाव को भी रोकती है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और जो एलर्जिक फैक्टर्स हैं उनको भी कम करके तो ये पेन्स रिड्यूस करने में बड़ी मदद। विटामिन्स में जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो विटामिन डी है और विटामिन डी की कमी होने की वजह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एंडोमेट्रोसिस के मैं ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, उसके बाद उसका वो नेचुरल जो डाइट से हम इसको कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं उसके बारे में बोलूँगी। डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी ये हिस्ट्री हम लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, MRI और CT स्कैन करते हैं। ये सारे जो है ये टेंटेटिव होते हैं। असल में टेस्ट जो स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री टेस्ट है अभी तक इसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी नहीं आया। हाँ, उम्मीद है कि अगले चंद सालों में ये आ जाएंगे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, यही इसके दो ऑप्शंस होते हैं और जो ट्रीटमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट एज कौन सी ग्रुप में आया है, किस एज में आया है और किस शिद्दत से आया, मरज़ की स्टेज क्या है। अब इस पे तीन ही इशू ज़्यादा होते हैं, पेन का इशू और साथ में ब्लीडिंग का इशू और इनफर्टिलिटी का। पेन जो है ये बहुत बड़ा इशू होता है। हम इसके लिए जब मैनेज करते हैं तो पेन किलर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो हम नॉन स्टीरॉयडेड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज़ करते हैं। उसके साथ हम हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है जो कि कंबाइन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और प्रोजेस्टेरोन है, डाइनोजेस्ट हैं और मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस हैं। ये टेबलेट्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलरली हम लगाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली हार्मोन्स के कुछ ना कुछ होते हैं और हम ये लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। और अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एगोनिस्ट और एंटोगोनिस्ट हार्मोन्स। ये दोनों जो है वो FSH को की रिलीज को रोक के अल्टीमेटली एस्ट्रोजन को कम करेंगे तो डिजीज़ कम होती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इनके भी हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ सर्जरी का रह जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का ये है कि ये दवाई देने से जो मर्ज़ है वो उसका फैलाव रुक जाता है, लेकिन हम इसको इन हार्मोन्स को 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जब हम ये बंद करते हैं तो बाज़ अवत ये दोबारा सिम्टम्स आ जाते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है लेप्रोस्कोपिकली हमें फिर ये जब हम देखते हैं डायग्नोसिस के तौर पे भी और इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे भी तो इसको रिमूव करते हैं। बाज़ अवत लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करने के बाद भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जहाँ तक आ गया सवाल के लेप्रोस्कोपिकल सर्जरी के बाद क्या ये 100% चली जाती है, तो जी ज़रूरी नहीं है। बाज़ अवत अगर ये पेन ना ही जाए तो हमें हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है, लेकिन हम हिस्टेक्टमी से पहले पेशेंट को उसके फ़ायदे और नुकसान सारा कुछ बताते हैं कि बाज़ अवत पेन फिर भी 15% केसेस में रहता है। अब आगे इसके अलावा जो साथ में एंडोमेट्रियोमा होता है, ओवरी में अगर ये लीजन्स आते हैं तो उसमें भी हमने ये देखना होता है कि ओवरी का जो रिजर्व है वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में रिमूव करने के बाद जो होता है उसका ओवरी का रिजर्व जो होता है वो कम हो जाता है। यंगर एज में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हम एंटी मलेरियन हार्मोन्स का चेक कर लेते हैं उन्हें रिमूव करने से पहले और 40% केसेस में जो है ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं वुमेन नेचुरली। लेकिन आइडियली हमें चाहिए कि इसकी असिस्टेड ट्रीटमेंट करें इनफर्टिलिटी के लिए, अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो। और एज वाइज अगर ये 20 से 25 इयर्स की एज में हैं तो चांसेस प्रेगनेंसी होने के जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। 40 to 70% पेशेंट जो हैं वो कंसीव कर जाते हैं। जो एज
बढ़ती जाती है, ये चांसेस कम होता जाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी जो ओवेरियन रिजर्व जो है वो उनका कम है, फॉलिकल्स कम है उनके, तो इनको सर्जिकली रिमूव करने से पहले ज़रूरी होता है कि हम इनका इमरजेंसी आईवीएफ करवा लें। तो इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम जनरल हेल्थ जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट उसकी रखें और अननेसेसरी सर्जरीज ना करें, और बहुत एक्सपर्ट सर्जरी की ज़रूरत जब होती है तो उसी वक्त हम इसकी एक्सपर्ट सर्जरी होनी चाहिए। तो ये सारा जो है मैंने आपको इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक बताया है। इसकी जो एंडोमेट्रियोमा है, अगर ये इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इसमें सिस्ट का साइज 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो चांसेस होते हैं 1% केसेस में इसके कार्सिनोमा की तरफ जाने के, इसलिए इसे फॉलो अप भी हमें ज़रूर करना पड़ता है। और वो जो कार्सिनोमा होता है उसे हम क्लियर सेल कार्सिनोमा कहते हैं, और जो बहुत अग्रेसिव टाइप का होता है। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो है डाइट और नेचुरल रेमेडी जो है उसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेन स्टे नहीं है इसमें। अलबत्ता जो है सिम्टम्स पेन वगैरह के ये कम होते हैं, और इस चूँकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो डाइट है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं कुछ, जो एस्ट्रोजन लेवल को कम करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स को कम करती हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उनमें से ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करती है। और इसके जो सोर्स हैं वो सैल्मन फिश है, पंपकिन सीड हैं जो कद्दू के बीज जिसे कहते हैं, अलसी के बीज हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको ये मिलती है। हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट है कुर्कुमिन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये पेन में और डिजीज़ को सप्रेस करने में मदद देता है। इसके लिए अगर हम ये यूज़ करवाते हैं तो काफ़ी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, हार्मोनल रेगुलेटर भी है, और एंटी प्रोलिफरेटिव भी है, यानी ये डिजीज़ को कम भी करता है। इसके अलावा मलट्ठी का भी रोल है। जिंजर जो है वो जिसको नाजिया वगैरह हो और वो कम करता है, और सिनामन का भी रोल है पेन कम करने में। तो विटामिन्स में जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो विटामिन डी है, और विटामिन डी की कमी होने की वजह से इसमें 22% चांसेस जो होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बढ़ जाते हैं। इसलिए विटामिन डी जो है इसको श्रिंक करने में भी मदद करती है। इसी तरह विटामिन सी और विटामिन ई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, जिसमें विटामिन 6 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसको रोकने में भी मदद देता है। वैसे भी ये तो सारी डाइट्स आ गई कि जो इसकी हेल्प करती हैं। जो डाइट्स हमें नहीं खानी चाहिए वो फ्राइड आइटम्स हैं और रेड मीट है। इसके अलावा जिसमें हैवी प्रिजर्वेटिव हो वो नहीं खानी चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग वगैरह ये इन्हांस करती है। जो फिज़िकल मेथड हैं उसमें हम हॉट बाथ्स देते हैं, हॉट वाटर बॉटल वगैरह हो वो देते हैं, और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं वो उससे मदद मिलती है। क्योंकि पेल्विक फ्लोर जो है वो जो मसल्स हैं अगर उनमें एडहेरेंस हो जाए उसको इन्वॉल्व करती है, तो फिर ये जो मसल की डैमेज वगैरह होती है तो उसमें फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बगैर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। That's all about endometriosis. I believe it will be helpful for all. Thank you.